हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सॉल्यूशन चैप्टर को फिनिश कर दिया है हमने, ठीक है। उसके सारे जो है न्यूमेरिकल्स आपको कराई दिए हैं, तो आपने पढ़ा होगा, उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे घर पे। इसके बाद जो है हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, ठीक है। तो सही है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में भेज देना, ठीक है। तो हम कमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी जो है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो कर दें स्टार्ट विद्युत रसायन को। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन हो गई इसकी। विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाती है वो? विद्युत रसायन। तो ये जो विद्युत रसायन है, इस विद्युत रसायन के अंदर सबसे पहले हमें एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट समझना है, ऑक्सीकरण अपचयन का, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन। और ये ऑक्सीकरण अपचयन होगा कहाँ पे बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये होगा बच्चों, एनोड पे और कैथोड पे। तो हमको ये आना चाहिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में ऑक्सीकरण अपचयन से आपका पाला पड़ता रहेगा, एनोड और कैथोड बार बार आते रहेंगे ये शब्द, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। है वैसे है तो ये 11th वाला टॉपिक, 11th में दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वहाँ ये बताता है कि कौन इलेक्ट्रोड जो है, कौन मेटल एनोड की भांति बिहेव करती है, कौन सी मेटल कैथोड की भांति बिहेव करती है, ठीक है। एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। तो जो है ऐसे हिंदी में नाम है इसके, एनोड, ठीक है, और इसको कैथोड। तो जरा समझे बात को। एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है, वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे कहा जाता है एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पर, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन हुआ करता है, क्या हुआ करता है बच्चों? अपचयन। तो उसको कहा जाता है कैथोड, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है और वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है, ठीक है। अब दरअसल में ऑक्सीकरण अपचयन होता क्या है, किस तरह से हम देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपचयन के कुछ ओल्ड कंसेप्ट हैं, कुछ न्यू कंसेप्ट है। न्यू कंसेप्ट ज़्यादा अप्लाई होता है, होता तो ओल्ड कंसेप्ट भी है, ठीक है। कैसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एक बार अपन देख लेते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को, क्या होता है ऑक्सीकरण अपचयन। फर्स्ट होता है बच्चों ऑक्सीजन का योग होना। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे बच्चों
ऑक्सीजन का निष्कासन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है तब उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? अपचयन। क्या बोला जाएगा बच्चों? अपचयन। हम पढ़ रहे हैं अब अपचयन और ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण एनोड पे होता है, अपचयन जो है वो कैथोड पर होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं समझे कि एनोड के बारे में बता रहे हैं, अब ऑक्सीकरण के बारे में बता रहे हैं। तो अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तब कहलाता है बच्चों वो ऑक्सीकरण। और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है तब क्या कहलाता है? वो अपचयन। ठीक है, सेकंड कंडीशन है बच्चों, हाइड्रोजन का निष्कासन। यदि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तब क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बच्चों ऑक्सीकरण। और यदि हाइड्रोजन का योग हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, हाइड्रोजन का योग, तब वो क्या कहलाएगा बच्चों? अपचयन। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है? ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। अगर किसी भी रिएक्शन में किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तब वो कहलाता है बच्चों ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अंक में कमी होना क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण अंक में कमी होना कहलाता है अपचयन। ठीक है, अगला कंसेप्ट जो है ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण। और ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है बच्चों? अपचयन। ठीक है, धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है बच्चों? धन विद्युतीय तत्व का निकलना, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि तो अपोजिट चलते हैं ना, तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। ये जितनी भी बातें आपको बताई हैं बच्चों, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ओल्ड कंसेप्ट है, पुराना हो चुका है। ठीक है, चलता अब हुआ है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है। लेकिन क्या है, इसको ओल्ड कंसेप्ट कहा जाता है। अब मॉडर्न कंसेप्ट की बात कर रहे हैं बच्चों। कौन सा? मॉडर्न या न्यू कंसेप्ट है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे बच्चों। किसकी बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे। इनके द्वारा भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब देखें जरा क्या है इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्या कहलाता है बच्चों? न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? अपचयन। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन है।
तो हो सकता है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे नहीं हो रहा हो, ऑक्सीजन के बेसिस पे हो रहा हो, हाइड्रोजन के बेसिस पे हो रहा हो, या फिर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा हो, ऋण विद्युत तत्व निकल रहा हो, धन विद्युत तत्व जुड़ रहा हो, या फिर धन विद्युतीय तत्व निकल रहा हो। ऋण विद्युतीय मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, उनको बोला जाता है ऋण विद्युतीय तत्व। जैसे फोन, ठीक है, FON फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और धन विद्युतीय तत्व जिन पे ज्यादा धनावेश होता है, जो बहुत ज्यादा धनावेश लिए पड़े हैं, जैसे S ब्लॉक के तत्व हैं, ज्यादा धनावेश होता है, ठीक है। ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, थर्ड जो है वैरी करता है इन पे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ जिन पर ज्यादा धनावेश होता है वो धन विद्युतीय, और जिन पर ज्यादा ऋणावेश होता है वो ऋण विद्युतीय, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है बच्चों ये किसके हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन के हैं। तो आपको अच्छे से समझना है, ऑक्सीकरण अपचयन को ध्यान में रखना है। तो ये सब बातें आप पहले पढ़ चुके हो ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में, केवल आपको जो है रिकॉल हो जाए, पुराना याद आ जाए जो कुछ आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है, इसलिए बताया हुआ है कि बार बार जो है यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन इस तरह से चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो है सामान्य सी जानकारी आपको दे दी है ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में। इसके बाद जो है हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, और उस चैप्टर में जो है फर्स्ट ही टॉपिक है हमारा चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। तो चालकता के आधार पर पदार्थ कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मिटा दे रहे हैं इसको। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। तो चालकता के आधार पर अब हमको पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ना है कि भाई कितनी तरह के होते हैं पदार्थ, किसके आधार पे, चालकता के आधार पर, ठीक है। तो चालकता के आधार पर बच्चों हम यहाँ पे पदार्थ 3 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। तो आपने पढ़े हुए हैं ठोस अवस्था में चालक, कुचालक और अर्धचालक, तो वही यहाँ पे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है बच्चों चालक, सेकंड कुचालक, और थर्ड हम पढ़ेंगे बच्चों अर्धचालक, ठीक है। तो आपने वैसे तो सॉलिड स्टेट में पढ़ लिए हैं, फिर भी यहाँ पे है उतना तो हम आपको समझाएंगे ही, ठीक है। सबसे पहले है बच्चों चालक, ठीक है। ऐसे पदार्थ, इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह देते हैं, जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो वे सभी पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, और इनमें बेसिकली विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। क्योंकि हम एक वैद्युत अपघटनी चालक और पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ये पढ़ेंगे बच्चों कि वैद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो आयंस के कारण होता है, ना कि इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के कारण, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी बोल देते हैं। तो वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। और बच्चों इनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ऐसे सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, चालक। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आ जाएंगे बच्चों, चालक के अंतर्गत धातुएं हैं, वो सभी विद्युत की क्या होती हैं, चालक होती हैं। मिश्र धातुएं होती हैं बच्चों,
ये सभी क्या होती हैं, चालक होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्बन ब्लैक, ये भी क्या होता है, चालक होता है। इसके अलावा कुछ कार्बनिक बहुलक जो हैं वो भी चालकता प्रदर्शित करते हैं। कुछ कार्बनिक बहुलक हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है, चालकता। इसके अलावा जो है ग्रेफाइट है, ये भी क्या प्रदर्शित करता है, चालकता। ठीक है, तो ये सभी पदार्थ किस में आते हैं, चालक में आते हैं। चालक में एक छोटी सी चीज जो आपको जान लेनी है बच्चों, अतिचालक का नाम आपने और सुना होगा। अतिचालक, इनको कंडक्टर बोलते हैं और ये सुपर कंडक्टर होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता शून्य होती है, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता शून्य होती है अथवा जिनकी चालकता अनंत होती है, क्या होती है बच्चों, अनंत। ठीक है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अतिचालक कहलाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा प्रतिरोधकता क्या होती है, इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता के बारे में, तब अच्छे से बताएंगे आपको। फिलहाल आप इतना समझो कि जैसे मान लो किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, तो ये जो है दुश्मन है जो करंट फ्लो को रोकता है, बैरी है ये। ठीक है, दुश्मन है करंट का। तो ये दुश्मन क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, रोकने की कोशिश ये करता है। तो अब जहाँ दुश्मन ही नहीं होगा वहाँ कौन रोकेगा, तो करंट जो है बहुत फास्टली क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फ्लो होगा। या ऐसे कह सकते हैं जिसकी चालकता क्या होती है बच्चों, अनंत होती है। तो ऐसे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, अतिचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो अतिचालक पदार्थों के उदाहरणों की बात करें बच्चों हम, तो 0 से 15 केल्विन ताप पर कुछ धातुएं क्या शो करती हैं, अतिचालकता प्रदर्शित करती हैं। 0 से 15 केल्विन ताप पे, यानी बहुत कम ताप पे कुछ धातुएं इस टाइप की चालकता शो करती हैं। और एग्जाम्पल जो है आप देख लीजिए, एल्युमिनियम है, नायोबियम है। इसके अलावा कुछ धात्विक ऑक्साइड जो हैं बच्चों, वो भी क्या शो करते हैं, चालकता शो करते हैं। जैसे कॉपर के ऑक्साइड है बच्चों, क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो ये जो है अतिचालकता प्रदर्शित करते हैं। तो अतिचालक बात समझ में आ गई क्या, अतिचालक पदार्थ क्या होंगे, तो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता शून्य होती है अथवा जिनकी चालकता अनंत होती है, अतिचालक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड है बच्चों कुचालक पदार्थ। वे सभी पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकते हैं, इनको कुचालक भी कह देते हैं बच्चों, इनको अचालक भी कह देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे सभी पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकते हैं कुचालक कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आ जाएगा बच्चों, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, चीनी मिट्टी है, इसको सिरेमिक के नाम से भी जानते हैं। ये सभी सूखी लकड़ी है, कैसी, सूखी होनी चाहिए। ठीक है, तो रबर है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, चीनी मिट्टी, सिरेमिक, सूखी लकड़ी है, ये सही पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? कुचालक होते हैं। तीसरा है अर्धचालक, नाम से ही पता चल रहा है वे पदार्थ जो चालकों और कुचालकों के बीच का व्यवहार दर्शाते हैं। जो चालक और कुचालक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं वे का कहलाते हैं अर्धचालक। यानी कि एक निश्चित ताप पे या बहुत कम ताप पे ये अर्धचालक, ये जो है कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनमें तापमान बढ़ाया जाता है बच्चों, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, उनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं, उनके कारण में चालकता प्रदर्शित होने लग जाती है। ऐसे सही पदार्थों को अर्धचालक कहा जाता है। तो इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये कुचालक भी होते हैं कम ताप पे और अधिक ताप पे ये चालक बन जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों? अर्धचालक बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है इनके सिलिकॉन है बच्चों, जर्मेनियम है, ठीक है, इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड है, GaAs, इसको बोला जाता है बच्चों गैलियम आर्सेनाइड। ये भी सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे आपने। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हो गए बच्चों, चालक हो गए, कुचालक हो गए और अर्धचालक हो गए। तो ये हमने देखे चालकता के आधार पर बच्चों पदार्थों का वर्गीकरण। अब हम चालक पदार्थों के प्रकार पढ़ेंगे। चालक हम यहाँ दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक और दूसरे वैद्युत अपघटनी चालक। तो वही मोस्ट है यहाँ पे वैद्युत अपघटनी चालक, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसका ही नाम चलेगा यहाँ पे, किसका? वैद्युत अपघटनी चालक का। ठीक है, तो हम चालक पढ़ रहे हैं यहाँ पे बच्चों, चालक के प्रकार, दो प्रकार के चालक पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, एक तो धात्विक चालक और दूसरे वैद्युत अपघटनी चालक। चलिए चालक के प्रकार तो बच्चों हम यहाँ पे दो प्रकार के चालक पढ़ेंगे। फर्स्ट हम चालक पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। दोनों के बीच में अंतर भी देखेंगे, जब बात समझ में आ जाएगी तो अंतर भी इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो ऐसे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, तो ऐसे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, तथा इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है अब, तथा इनमें विद्युत प्रवाह से कोई रासायनिक परिवर्तन, इंपॉर्टेंट शब्द है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है तथा इनमें विद्युत प्रवाह से क्या नहीं होता बच्चों? कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, चालक कहलाते हैं या धात्विक चालक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इनमें जब बच्चों जब विद्युत धारा प्रवाहित करी जाएगी तो विद्युत धारा के प्रवाह से इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो कोई रूम है, उसमें लोहे की टेबल रखी हुई है और उसमें अपन जो है धारा प्रवाहित करें
तो उसमें जो है करंट फ्लो होगा, किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब उस टेबल की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन होगा क्या? टेबल भागने लग जाएगी क्या? पैर निकल आएंगे क्या उसके? नहीं होगा कुछ, जैसी है वो ऐसी रखी रहेगी, ऐसी वो दिखाई देगी धारा प्रवाहित करने से पहले और बाद में, कोई परिवर्तन वहां आपको नहीं दिखेगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे चालक क्या कहलाएंगे बच्चों? धात्विक चालक कहलाते हैं। तो धात्विक चालक के अंतर्गत एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चों? सभी धातुएं, सभी धातुएं, धातुओं के ब्रैकेट में लिख दिया Cu है बच्चों, Zn है, Al है, ठीक है, Ag है, सभी धातुएं। इसके अलावा गलित अवस्था में आयनिक ठोस, बाद में एक्सप्लेन करेंगे इनको, है ना। तो सभी धातुएं, तो धातुओं में बच्चों ये सब प्रॉपर्टी होती है और इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ना। दूसरा कौन सा बताया हमने आपको? वैद्युत अपघटनी चालक, वैद्युत अपघटनी चालक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आयनों के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? आयनों के कारण होता है, तथा इनमें विद्युत प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आयनों के कारण होता है तथा इनमें विद्युत प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, अम्ल है, क्षार है और लवण है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी सेल है, उसमें हमने अम्ल भरा हुआ है और उसमें हम धारा प्रवाहित करें, तो क्या होगा कि जो अम्ल भरा हुआ है उसमें वो विपरीत आवेशित जो इलेक्ट्रोड है, सेल होगा तो उसमें इलेक्ट्रोड भी लगे होंगे, तो उन इलेक्ट्रोडों की ओर आयन दौड़ने लग जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसमें क्या होता है? आयनों का गमन होता है बच्चों। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? आयनों का गमन होता है। तो आयनों का प्रवाह होता है, तब इनमें विद्युत प्रवाह। और अच्छा, आयनों का प्रवाह होता किससे है बच्चों? कि जब हम सेल में धारा प्रवाहित करेंगे तब आयन्स गति करने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो पदार्थ होते हैं ये कहलाते हैं बच्चों वैद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। तो इनमें ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आयनों के कारण होता है तथा इनमें विद्युत प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे आपको रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, भाई अभिक्रियाएं होंगी सेल में तो रासायनिक परिवर्तन होंगे सेल में, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हो गए बच्चों, अम्ल है, क्षार हैं, इसके अलावा लवण हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? आपके वैद्युत अपघटनी चालक, या फिर इनको वैद्युत अपघट्य भी कह देते हैं बच्चों। इनको क्या कह देते हैं? वैद्युत अपघट्य। इसके अलावा जो है अगला हेडिंग लगाते हैं वैद्युत अनअपघट्य। इसको भी यही जान लीजिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अनअपघट्य, ठीक है। ऐसे पदार्थ इसके अंतर्गत आयनिक ठोस भी आते हैं बच्चों। जो आयनिक ठोस में पहले बता रहा था ना आपको,
आयनिक ठोस, पर ये जो आयनिक ठोस होते हैं बच्चों ये गलित अवस्था में होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। आयनिक ठोस भी वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं, इनमें भी जो है आयनिक ठोसों में आयनों के कारण होती है धारा का प्रवाह, लेकिन आयनिक ठोस कौन सी अवस्था में धारा का प्रवाह करेंगे? गलित अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। वैद्युत अनवघट, ऐसे पदार्थ जो ना तो ठोस अवस्था में और ना ही गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो ना तो ठोस अवस्था में और ना ही गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी करते नहीं है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? वैद्युत अनवघट पदार्थ कहलाते हैं। तो इसके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों? इसके अंतर्गत आती है शर्करा, ग्लूकोज, ठीक है, नमक भी लिख सकते हो, यूरिया और एथिल अल्कोहल। देखें एग्जाम्पल अच्छे से। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कोई सी भी अवस्था में नहीं होता, ना तो ठोस अवस्था में ही हो पाता है और ना इनकी गलित अवस्था में, ठीक है। इन दोनों में से कोई सी अवस्था में ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। ऐसे सभी ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? वैद्युत अनवघट। क्या है एग्जाम्पल? शर्करा है, ठीक है, ग्लूकोज है, यूरिया है और एथिल अल्कोहल है, ठीक है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? वैद्युत अनवघट, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों, अगर मैं कहूँ कि बताओ, आपसे कह दिया कि भाई धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में कोई दो अंतर लिखिए या तीन अंतर लिखो, तो आपको डेफिनेशन वगैरह समझा दीजिए तो आप अंतर लिख सकते हैं इजीली। बोलो, बताएं क्या आपको दोनों में अंतर, या कर लोगे खुद से? खुद से कर लेंगे सर, फिर भी एक बार बताइए दो, है ना? सही है, देख लो तो धात्विक चालक और दूसरा रहा बच्चों वैद्युत अपघटनी चालक। ध्यान दें, सबसे पहले तो चालकता की बात कर लेते हैं बच्चों। इनमें धारा का प्रवाह, अब विद्युत धारा को सीधा धारा लिख देते हैं। इनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स के कारण या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है। इनमें धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। किसके कारण हुआ करता है बच्चों? आयनों के कारण होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इनमें धारा के प्रवाह से
कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बताया था आपको इनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इनमें क्या होते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, पढ़ने वाले हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही सेल में ना, तो इनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दो अंतर समझ में आ गए। थर्ड अंतर देखो बच्चों, इनमें पदार्थ का प्रवाह, बताओ होता है कि नहीं होता? इनमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। बताया तो था आपको एग्जाम्पल, लोहे की टेबल में अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या वो बहने लग जाएगी? क्या प्रवाहित होने लग जाएगी? क्या नहीं होगी। इनमें होता है पदार्थ का प्रवाह। अम्ल भर दिया, धारा प्रवाहित करी सेल में, तो पदार्थ का प्रवाह होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करने लग जाएगा पदार्थ। ठीक है, तो इनमें पदार्थ का प्रवाह होता है। इनमें बच्चों पदार्थ का प्रवाह होता है। आगे के बाद समझ में? ठीक है। और फोर्थ जो अंतर है बच्चों वो है चालकता से। होता क्या है कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं बच्चों? ताप। तो इनका अगर ताप बढ़ाएं बच्चों, तो ताप बढ़ाने पर परमाणविक कंपन बढ़ते हैं, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। परमाणविक कंपन बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, फलस्वरूप चालकता घट जाती है। तो ताप बढ़ाने पे इनकी चालकता क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। ठीक है, इनमें क्या होता है? ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ का अपघटन बढ़ जाता है। पदार्थ का अपघटन बढ़ जाता है, जिससे आयनों की संख्या बढ़ जाती है। जिससे आयनों की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है। फलस्वरूप चालकता बढ़ जाती है। अब बच्चों क्या हो रहा है कि इसमें हमने धारा प्रवाहित करी, तो आपको पता है वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ है वो उसका अपघटन होता है, तभी आयन बनते हैं। अब ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? ज़्यादा पदार्थ का अपघटन होगा, ज़्यादा आयन बनेंगे, ज़्यादा आयन बनेंगे तो चालकता क्या हो जाएगी बच्चों? इनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से अंतर हो गए इन दोनों में। आप इजीली समझ सकते हो, इनको इजीली पढ़ सकते हो आप इनको। बताएं जरा बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो देखो वापस से, इनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इनमें धारा का जो प्रवाह होता है बच्चों वो आयनों के कारण होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट रहा बच्चों, इनमें धारा के प्रवाह से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। धात्विक पदार्थों में अगर आप धारा प्रवाहित करोगे तो आपको कोई रासायनिक परिवर्तन नजर नहीं मिलेगा। इनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इनमें क्या होते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। थर्ड पॉइंट है, इनमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है,
जबकि वैद्युत अपघटन जो चालक होते हैं बच्चों, इनमें पदार्थ का प्रवाह होता है। यानी कि जैसे ही सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल में जो वैद्युत अपघटन भरा हुआ है वो बहने लग जाता है इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करने लग जाते हैं। ठीक है, ताप बढ़ाने पर इनमें परमाणविक कंपन बढ़ जाते हैं। आपको पता है धातुएं जो होती हैं बच्चों, उनमें परमाणु पाए जाते हैं बहुत नजदीक सटे हुए। वैसे तो उन परमाणुओं में किसी प्रकार का कोई गति होती नहीं है, पर ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होते हैं अपनी मेन पोजीशन पे। ठीक है, अपनी मेन स्थिति के सापेक्ष वाइब्रेशन होते हैं, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता तो घटनी है। इनमें क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैद्युत अपघटन टूटता है, टूटा और ज्यादा आयन बने, ज्यादा चालकता शो करेंगे, जिससे आयनों की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप चालकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम कल पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनों का वर्गीकरण। भाई वैद्युत अपघटन हालांकि हमने 11th में पढ़े हुए हैं, वैद्युत अपघटन, प्रबल वैद्युत अपघटन, दुर्बल वैद्युत अपघटन किस तरह से बनते हैं, यहाँ पे भी आपको वापस से रिवाइंड कराएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ना, अच्छे से पढ़ते हुए चलना, साथ के साथ में करते हुए चलना, और ध्यान रखना खुद का, सेफ रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।